हेलो एवरीवन। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। आज इस लेक्चर में बेटा आपको चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जो 4 स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन है, रिपीट स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन इस लेक्चर के द्वारा हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। उनके नंबर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर देता हूं। नंबर है 3 स्किल बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 5, 13 and 15. Once again, I will repeat. Question number 3rd, question number 5th, question number 13 and question number 15 will be covered in this lecture or related to chapter number 3rd, skill-based assessment question. जो इन चारों क्वेश्चन का बेस है, पहले वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, फिर वन बाय वन अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दे आर वेरी इजी कंपेरेटिव टू अदर केस स्टडी एंड केस सिनेरियो क्वेश्चन। इन पूरे चारों क्वेश्चन का अगर आप एक कंसेप्ट देखेंगे तो ये जेआईटी सिस्टम पर बेस्ड है, जस्ट इन टाइम। पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे फॉर्मली एक एक क्वेश्चन में क्या क्या स्पेशल है। लगभग इन 4 क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 क्वेश्चन में तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट का अगर नॉलेज है यू कैन एक्सेल इन ऑल दिस 3 क्वेश्चंस, है ना। तो क्या कंसेप्ट है बेटा, जस्ट इन टाइम जो सिस्टम होता है यह पुल बेस्ड सिस्टम पर आधारित होता है। 2 सिस्टम होते हैं, एक पुल बेस्ड सिस्टम होता है और एक पुश बेस्ड सिस्टम होता है। जो पुल बेस्ड सिस्टम होता है वो ये बोलता है कि जब भी आपकी डिमांड पुल होगी कस्टमर के द्वारा तभी आपको मैन्युफैक्चर करना है। मतलब एंटीसिपेटेड डिमांड के लिए जब आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जब डिमांड एक्चुअली आपकी पुल्ड होगी तभी आपको प्रोडक्शन करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितनी डिमांड आपकी पुल हुई है उतनी ही यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे, है ना। यह पहला कंसेप्ट जिसको बोला जाता है जेआईटी प्रोडक्शन। अब इसी में एक कंसेप्ट होता है जेआईटी परचेजिंग, वो भी पुल बेस्ड सिस्टम है, वो भी पुश बेस्ड सिस्टम होता है। अभी अपन पूरा डिस्कशन बेस्ड है अपना पुल बेस्ड सिस्टम के ऊपर। जेआईटी परचेजिंग क्या होता है, जितना हमें प्रोडक्शन करना है उतना ही रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे, ना तो एक्सेस क्वांटिटी ना ही लेस क्वांटिटी। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है आज के प्रोडक्शन के लिए, और वो प्रोडक्शन कैसे डिसाइड हुआ, जितनी डिमांड पुल हुई है हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। जितना हमें प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन करना है रॉ मटेरियल, उतना ही रॉ मटेरियल जब हम सप्लायर से परचेज करते हैं, देन दैट इज नोन एज जेआईटी परचेजिंग। तो 2 चीज की क्लैरिटी रखिएगा बेटा, जेआईटी सिस्टम 2 अलग अलग एरिया पर वर्क करता है, जेआईटी परचेजिंग, दूसरा जेआईटी प्रोडक्शन। दोनों का बेसिक पर्पस ये है, जो 7 टाइप ऑफ वेस्ट, टिम्बुड जिसको अपन ने बोला है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, डिफेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप के जो 7 टाइप ऑफ वेस्ट है, ये इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसका निमोनिक्स है टिम्बुड। 7 टाइप ऑफ वेस्ट का दोनों का ही पर्पस, चाहे आप जेआईटी परचेजिंग लो चाहे आप जेआईटी प्रोडक्शन लो, दोनों का पर्पस सेम है कि कहीं ना कहीं जो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है, जो 7 टाइप ऑफ वेस्ट है, उन्हें हमें रिड्यूस करना है विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन जेआईटी प्रोडक्शन फोकस करता है जितनी डिमांड मेरी पुल होगी उतना ही प्रोडक्शन करूंगा, दिस इज जेआईटी प्रोडक्शन। जेआईटी परचेजिंग है, आज हमें जितना प्रोडक्शन करना है उतना ही रॉ मटेरियल हमें परचेज करना है, एंड दैट रॉ मटेरियल विल बी डायरेक्टली सप्लाइड टू द फैक्ट्री फ्लोर, प्रोडक्शन फ्लोर, जहां पर हमारा प्रोडक्शन होने वाला है। तो सवाल उठता है, सर क्या दोनों एक साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी है? नहीं, एक क्लाइंट की चॉइस है, एक कंज्यूमर की चॉइस है। अगर अपन कंसल्टेंसी की बात करें कि वो जेआईटी परचेजिंग इंप्लीमेंट करना चाहता है तो पहले जेआईटी परचेजिंग इंप्लीमेंट करे, फिर जेआईटी प्रोडक्शन इंप्लीमेंट करे। इवन यहां तक भी होता है, आपके पास मल्टीपल रॉ मटेरियल्स होते हैं, आपके पास मल्टीपल फिनिश गुड्स होता है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि जब भी आप जेआईटी परचेजिंग या जेआईटी प्रोडक्शन में जाते हो तो आप पूरे पोर्टफोलियो में जाइए, आप सिलेक्टेड रॉ मटेरियल पर, सिलेक्टेड फिनिश गुड्स पर भी जेआईटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हुआ बेसिक कंसेप्ट इसका। और जो पुश मॉडल होता है हम उसको बोलते हैं नॉन जेआईटी सिस्टम। आई रिपीट, जो पुश मॉडल होता है हम उसको बोलते हैं नॉन जेआईटी सिस्टम या ट्रेडिशनल सिस्टम भी आप बोल सकते हैं, जिसमें एंटीसिपेटेड डिमांड के आधार पे, डिमांड जनरेट नहीं हुई है, एंटीसिपेटेड डिमांड के आधार पे हम प्रोडक्शन करते हैं और
उसी प्रोडक्शन के लिए हम रॉ मटेरियल भी एंटीसिपेटेड क्वांटिटी पर बुलाते हैं, चाहे उतना रॉ मटेरियल हमारा कंजम्पशन हो रहा हो या ना हो रहा हो। यह सिस्टम कहलाता है आपका नॉन जीआईटी सिस्टम, जिसको जनरली हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल सिस्टम को कंपेयर करता हूं न्यूमेरिकली जीआईटी सिस्टम के साथ, तो कहां कहां पे इसके इंपैक्ट आते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट आता है परचेज क्वांटिटी। परचेज, अगर मैं रॉ जीआईटी परचेज की बात करता हूं, परचेज क्वांटिटी हो या जीआईटी प्रोडक्शन की बात करता हूं, तो आपका एनुअल प्रोडक्शन हो, दैट विल रिमेन सेम अंडर बोथ द मेथड। मतलब ऐसा नहीं है कि जीआईटी परचेजिंग से आप साल भर में ज्यादा परचेज करेंगे ना, जितना नॉन जीआईटी में परचेज होता था उतना ही आपका जीआईटी में परचेज होगा। बस यहां पर डिमांड बेस्ड होगा, वहां पे एंटीसिपेटेड डिमांड होता है नॉन जीआईटी में। लेकिन दोनों में एक अंतर है। जब हम जीआईटी परचेजिंग की बात करते हैं तो नॉन जीआईटी सिस्टम में हमें जो परचेज कॉस्ट लगती है वो कंपैरेटिवली कम लगती है। आई रिपीट द वर्ड, परचेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जो लगता है नॉन जीआईटी में वो कंपैरेटिवली कम लगता है। जीआईटी में परचेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा ज्यादा लगता है। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन, जीआईटी में हम इन्वेंट्री होल्ड ना करके हम अपने सप्लायर को यह रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं कि आप हमारे समय पर हमारी क्वालिटी हमें सप्लाई कीजिएगा। तो जो इन्वेंट्री हमें होल्ड करना चाहिए वो हमारा सप्लायर होल्ड करता है, तो डेफिनेटली सप्लायर इज टेकिंग मोर रिस्क, तो वो पेमेंट भी ज्यादा डिमांड करेगा। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, चूंकि अब इंस्पेक्शन का लोड हमारा ना होके इंस्पेक्शन का लोड हम अपने सप्लायर के ऊपर डेलीगेट कर चुके हैं, तो सप्लायर की कॉस्ट जहां ज्यादा बढ़ेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हमसे एक्सेस पेमेंट भी चार्ज करेगा। तो ये पहला और दूसरा रीजन मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया कि जब आप परचेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हो, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं पर केजी पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, तो जेआईटी में कंपैरेटिवली वो ज्यादा होती है, नॉन जेआईटी में वो कंपैरेटिवली कम होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जेआईटी में चूंकि यहां पर हम स्टॉक होल्ड नहीं करते हैं या करते भी है तो बहुत बेयर मिनिमम करते हैं, तो यहां पे चांसेस होते हैं कि इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ जेआईटी इंप्लीमेंटेशन आपका स्टॉक आउट हो जाए। स्टॉक आउट का मतलब होता है जब कस्टमर मेरे पास आया और मैं उसको अगर डिलीवर नहीं कर पाता हूं तो वो सिचुएशन मेरे स्टॉक आउट की कहलाती है। तो चांसेस है, क्वेश्चन अगर हमें जानकारी देगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान समझिएगा। नॉन जीआईटी में हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं ना वो कांस्टेंट करते हैं जनरली। आई रिपीट द वर्ड, इन नॉन जीआईटी सिस्टम whatever production we are doing, that will be a constant one. It means if we are producing 1000 units in March month, definitely we will produce another 1000 units in April month, another 1000 units in the month of May. There will be constant production. अगर उस मंथ में सेल कम हुई है तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। एंड इन केस कोई दूसरे मंथ में अगर हमें 1100 यूनिट्स बेचना है तो नॉन जीआईटी सिस्टम में हमारे पास कंफर्ट क्या होता है, चूंकि हम पहले से स्टॉक होल्ड करके रख रहे हैं तो हम प्रोडक्शन अभी भी 1000 करेंगे, फिर भी हम 1100 बेच पाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक था वो हम उससे बहुत इजीली सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो नॉन जीआईटी में जनरली यह देखा गया 99.99% जनरली यह देखा गया है कि वर्कर को ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड ना भी होती है तो भी हम एक कांस्टेंट प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास स्टॉक एक्यूमुलेट हो चुका है वो इन केस ऑफ सडन डिमांड हम वो स्टॉक से अपनी सडन डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं जीआईटी में बात करूंगा तो जीआईटी मुझे परमिट ही नहीं करता है ओवर प्रोडक्शन की। ये बोलता है जितनी मेरी डिमांड पुल हुई है उतना ही मुझे प्रोडक्शन करना है, न कम न ज्यादा। तो यहां पर पूरे चांसेस हैं जीआईटी सिस्टम में कि जिस समय आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो वो जो एक्सेस प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा उस पर आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, एंड दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट इज नोन एज ओवर टाइम कॉस्ट। तो तीन चीजें बात किया बेटा। मैंने सबसे पहले आपसे बात किया कि परचेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जीआईटी में कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा।
मैंने सेकंड आपसे बात किया आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, नहीं स्टॉक आउट की बात किया। जनरली चांसेस है कि इन द इनिशियल पीरियड ऑफ जेआईटी इंप्लीमेंटेशन आपको स्टॉक आउट पर खर्चा करना पड़ा। थर्ड, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे किया, नॉर्मली जनरली ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है नॉन जेआईटी सिस्टम में, लेकिन जेआईटी सिस्टम में हमें ओवर टाइम करना ही पड़ता है। बड़ी बेटा आगे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट जो लगभग हर क्वेश्चन जेआईटी में काम आता है, एंड दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। जनरली थ्योरेटिकली यह माना जाता है कि जेआईटी में स्टॉक नहीं होता। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं बेटा थ्योरेटिकली, मतलब एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। रियल लाइफ में आपके पास एक बेयर मिनिमम स्टॉक होता है इवन इन केस ऑफ जेआईटी, बट फॉर स्टूडेंट लाइफ आप मान के चलिए जेआईटी में स्टॉक नहीं होता है तो हमारी वहां पे होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगती है जनरली, है ना। और यही चीज हम अगर नॉन जेआईटी में बात करेंगे, चूंकि वहां पे हम स्टॉक मेंटेन करते हैं तो वहां पे हमारी होल्डिंग कॉस्ट आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, होल्डिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप चाहे तो बेटा ये पॉइंट लिख सकते हो कि हाउ टू कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट। अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा बेटा कि मैं रॉ मटेरियल के लिए होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूं या मैं फिनिश गुड्स के लिए होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूं। होल्डिंग कॉस्ट को आप अलग अलग नाम दे सकते हो। होल्डिंग कॉस्ट को आप कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो, स्टोरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो। देयर कैन बी डिफरेंट नेम रिलेटेड टू द होल्डिंग कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल के लिए अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, द फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। फिनिश गुड्स के लिए आपको होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, द फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। रॉ मटेरियल के लिए अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर क्वांटिटी? परचेज क्वांटिटी और ऑर्डर क्वांटिटी में डिफरेंस है। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है एक टाइम पर आपने कितना यूनिट परचेज किया है। एक टाइम पर, एक साल में नहीं, एक टाइम पर आपने जितना यूनिट परचेज किया है वो कहलाता है ऑर्डर क्वांटिटी। अगर मैं इंटर का कंसेप्ट यहां पे बोलूं तो ऑर्डर क्वांटिटी दो हो सकती है। अगर ये साइंटिफिकली निकाली गई है तो ऑर्डर क्वांटिटी इज ईओक्यू, और ये अपने मन से अगर अपन ने निकाला है तो दैट इज नोन एज आरओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो जितनी भी क्वांटिटी एक टाइम पे ऑर्डर करते हैं उसके एवरेज पर हमें होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। व्हाट इज सी? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ना, पर एनम। कभी कभी हो सकता है आपको कैरिंग कॉस्ट पर मंथ में दे तो आपको उसको पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर पूरा क्वेश्चन पर एनम वाइज आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। इंपॉर्टेंट चीज है, एक टाइम पे हमने जितना परचेज किया उसके एवरेज पर हमें होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। यही अगर फिनिश गुड्स है तो आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय 2। अगेन यहां पे भी एवरेज मल्टीप्लाई बाय सी। मतलब जो एवरेज स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का उस पर आपको होल्डिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी होल्डिंग कॉस्ट की चीज आए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आप रॉ मटेरियल से डील कर रहे हो तो फॉर्मूला अलग होगा, अगर आप फिनिश गुड से डील कर रहे हो तो फॉर्मूला अलग होगा। होप द मैटर इज क्लियर बेटा। तो 3-4 चीजें क्या डिस्कस किया। परचेज प्राइस जनरली होल्डिंग अपना जेआईटी में ज्यादा होती है, स्टॉक आउट के चांसेस होते हैं। स्टॉक आउट मतलब कस्टमर आया, हम उसे डिलीवर नहीं कर पाए तो वो कहलाता है स्टॉक आउट, तो जेआईटी में चांस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट, होल्डिंग अपना ओवर टाइम कॉस्ट जेआईटी में लगना तय है क्योंकि वहां पे हम पुल बेसिस पर वर्क करते हैं, जितनी जरूरत हो उतना ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कभी कोई मंथ में अगर एक्सेस डिमांड जनरेट हो जाती है तो एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है तो हमें वर्कर से ओवर टाइम कराना पड़ता है। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, होल्डिंग कॉस्ट। जब भी होल्डिंग कॉस्ट की बात आएगी आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रॉ मटेरियल की होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं या हम फिनिश गुड्स की होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बस इतना सा कंसेप्ट अगर आप अप्लाई कर पाए, ये मैंने नहीं बोला, आप समझ पाए बेटा ना। एट फाइनल एफसीएमपी it is not important that you have knowledge, it is more important that the knowledge you have you can apply in the given question, that's only matter in SCMP, है ना बेटा। चलिए, तो जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा इसकी अब अपन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15 और स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 15 से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिलेगा पेज नंबर 144।
स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में समराइजेशन नोट्स की जरूरत नहीं है बेटा, इसलिए अपन इसको यहीं से ऑडिट करेंगे, जो भी इनका सॉल्यूशन दिया है वहां से। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करो बेटा, पेज नंबर 144। फर्स्ट पैरा सिंपल सा पैरा बता रहा है कि कोविड के कारण हमारी कैपेसिटी कम हो गई है, जिसके कारण हमारी होल्डिंग कॉस्ट यहां पे बढ़ गई है, तो कंपनी अब चाहती है जेआईटी अडॉप्ट करना। अब देखिए यहां से आपका मेन पैरा स्टार्ट होता है, सेकेंड और थर्ड पैरा यही आपको बताएगा पूरा कैलकुलेशन पार्ट। ध्यान से पढ़िए बेटा, पेज नंबर 145 में यह बोलता है जो आपका रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल आपका 24,000 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखिएगा कभी भी होल्डिंग कॉस्ट टोटल एनुअल क्वांटिटी पर कैलकुलेट नहीं होती है, होल्डिंग कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट होती है एक टाइम पे आप कितनी यूनिट ऑर्डर करते हो। तो हमारी एनुअल डिमांड है 24,000 यूनिट, हर यूनिट आज की तारीख में, प्रेजेंटली वर्ड बोला है, आज की तारीख में हम 80 रुपी में पर यूनिट में परचेस कर रहे हैं। एनुअल डिमांड जो है हम वो 24 ऑर्डर्स में परचेस करते हैं जो इक्वल साइज के होते हैं। तो 24,000 डिवाइडेड बाय अगर आप 24 करेंगे तो इट अमाउंट्स टू 1,000 यूनिट्स ऑर्डर साइज। मतलब हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो हम 1,000 यूनिट एक बार में ऑर्डर करते हैं। तो जब भी होल्डिंग कॉस्ट की बात आएगी, चूंकि ये परचेस आप कर रहे हो, तो यहां पर रॉ मटेरियल का फॉर्मूला लगेगा, न कि मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, है ना। Cost of placing an order is ₹10 which is expected to remain same in GIT regime 2। मतलब ये कहलाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितने भी टाइम आप ऑर्डर करोगे हर टाइम आपको 10 रुपी लगेगा और यही खर्चा आपका जीआईटी सिस्टम में भी आएगा। मटेरियल हैंडलिंग, इंश्योरेंस एंड अदर कैरिंग कॉस्ट, अगर इन तीनों को मुझे एक वर्ड बोलना है तो मैं बोलूंगा इसको होल्डिंग कॉस्ट। उसी को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, मटेरियल को हैंडल करने की कॉस्ट, मटेरियल का स्टॉक इंश्योरेंस और अदर कैरिंग कॉस्ट 2 रुपी, 1 रुपी एंड 1.5 रुपी। मतलब टोटल अगर मैं लगाऊं तो 4.5 रुपी पर यूनिट पर एनम है। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेडीमेड है। बाय चांस कभी ये पर यूनिट पर मंथ होता, चूंकि आप पूरे साल भर के लिए होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहे हो, तो आपको जब भी कैरिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी ध्यान रखिएगा वो पर यूनिट पर एनम में होना चाहिए। ठीक है, ये बताया था बेटा आपको नॉन जेआईटी में। अब जेआईटी सिस्टम में बता रहा है जो आपकी प्राइस 80 रुपी थी वही प्राइस 80.05 हो जाएगी। जस्ट अभी भी 2 रीजन मैंने आपको बताया बेटा। जो हमारा सप्लायर है वो टाइमली और क्वालिटी डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। अब हमारा जेआईटी में नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर 120 हो जाएंगे, जो पहले 24 हुआ करते थे अब वो 120 हो जाएंगे, और ऑर्डर साइज प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉजिकल की बात है बेटा, लॉजिक की बात है बेटा। 24,000 डिवाइडेड बाय जब आप 120 करोगे तो अब आ रहा है ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स, है ना। मैं बताऊं ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप जेआईटी अप्लाई करोगे तो जेआईटी में कभी भी ऑर्डर साइज सेम नहीं हो सकता है। आई रिपीट माई वर्ड, जेआईटी में कभी भी ऑर्डर साइज सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि जेआईटी वर्क करता है पुल सिस्टम में। पुल सिस्टम मतलब जितनी डिमांड पुल होगी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, उतने के लिए ही रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डे में डिमांड अलग अलग क्वांटिटी की पुल होगी। तो कभी भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जेआईटी में कांस्टेंट ऑर्डर साइज हो। लेकिन फिर भी स्टूडेंट लाइफ के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि आपको पूरा 24,000 यूनिट का हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग ऑर्डर साइज बताए, इसलिए सिंपली दे देता है कि अब 120 ऑर्डर लगेंगे। मतलब एवरेज में अब आप एक बार में 200 यूनिट ही परचेस करेंगे अंडर जेआईटी सिस्टम। जो मटेरियल हैंडलिंग आपका 2 रुपी था अब वही मटेरियल हैंडलिंग आपका 1.2 हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट अगर अपन देखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट का ही होता है। अदर कैरिंग कॉस्ट जो आपकी 1.5 रुपी है वो अब आपकी रिड्यूस हो जाएगी 50 पैसे से। मतलब 1.5 अदर कैरिंग कॉस्ट ना होकर अब 0.5 रुपी अदर कैरिंग कॉस्ट होगा, और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है विल रिमेन सेम, मतलब 1 रुपी का 1 रुपी रहेगा। तो 2 रुपी हो गया मेरा 1.2, 1 रुपी ही रहा, और जो 1.5 है वो हो गया मेरा 1 रुपी। तो अगर आप यहां पे कॉस्ट निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1.2, ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। तो 3.2 अब आपकी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगी आपका जीआईटी सिस्टम में। लेकिन फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा, एक टाइम पे आप जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी परचेस करते हो डिवाइडेड बाय 2। फिर बोला है लो इन्वेंट्री लेवल विल कॉस्ट अ स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ 5 पर यूनिट ऑन 0.25% ऑफ एनुअल डिमांड।
तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो ये 60 यूनिट आ रही है। 60 यूनिट्स पर आपको 5 रुपए का स्टॉक आउट कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा। फिर जो भी आपका स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 16% रिटर्न अर्न करना ही करना, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, चाहे आप होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा कैलकुलेट होगा एक बार में जितनी भी हम क्वांटिटी हम ऑर्डर करते हैं उसके एवरेज का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? तो जो पहला रिक्वायरमेंट पार्ट है आपका वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत सिंपल है। ये आपसे एक जनरल पूछ रहा है, जेआईटी अगर हम परचेज के लिए लगाते हैं और जेआईटी अगर हम प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? यस, दोनों में डिफरेंस है। दोनों का एक बेसिक पर्पस है कि जो 7 टाइप ऑफ वेस्ट है उनको हमें एलिमिनेट करना है। लेकिन जेआईटी परचेज फोकस करता है जितना आज हमें प्रोडक्शन करना है उतना ही रॉ मटेरियल सप्लायर हमें ऑर्डर करेगा, एंड दैट टू डायरेक्टली एट द शॉप फ्लोर। जबकि जेआईटी प्रोडक्शन डिपेंडेंट है पुल डिमांड के ऊपर, जितनी कस्टमर के द्वारा डिमांड पुल होगी उतनी ही यूनिट हम बनाएंगे। तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है बेटा। फिर ऐसे 3 एरियाज आपको बताना है जहां पर आप एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, जेआईटी नहीं बोला है, स्पेसिफिकली जेआईटी परचेजिंग बोला है। तो जो भी आप एरियाज बताएंगे वो जेआईटी परचेजिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि जेआईटी प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो यहां पे जेआईटी परचेजिंग अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो 3 एरिया बताइए जहां पर आपकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी। सबसे पहला पॉइंट, जो आपका वर्किंग कैपिटल पर पैसा ब्लॉक है वो रिलीज होगा, है ना? क्योंकि यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक टाइम पर पहले आप 1000 यूनिट ऑर्डर करते थे, अब एक टाइम पर आप 200 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एवरेज स्टॉक है उसका अमाउंट कम होगा। एवरेज स्टॉक का अमाउंट कम होगा तो जो भी वर्किंग कैपिटल आपकी रिलीज हुई है उस पर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी। पहला ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका होगा स्टोरेज कॉस्ट का। पहले आपको 1000 यूनिट्स को स्टोर करने के लिए पूरा वेयरहाउस चाहिए, अब आपको सिर्फ 200 यूनिट्स को स्टोर करने के लिए वेयरहाउस चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी वेयरहाउस कॉस्ट बचेगी। थर्ड पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब लेस रॉ मटेरियल आपके पास स्टोर में रहेगा तो एक टेक्निक है 5F इसी चैप्टर में, है ना, जिसमें पहला F होता है सॉर्टिंग, नेसेसरी और अननेसेसरी जो मटेरियल उनको सॉर्ट आउट करना। तो कंपेरेटिवली इजी जाएगा क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कम रहेगी, तो इट्स वेरी इजी सॉर्टिंग। फिर जो स्टोर मैन का जो मूवमेंट होगा वो भी कंफर्टेबल होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं टाइम बचेगा, तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी यहां पे सेव होती है। ये इंस्टीट्यूट ने ध्यान दीजिएगा बेटा, एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कई बार उन्होंने बोला है कि अगर हमने 3 पॉइंट बोला है तो आप 3 ही पॉइंट लिखे। अगर आप 4 पॉइंट लिखते इस उम्मीद में कि अगर पहले 3 में से कोई एक आध गलत हो जाता है तो आईसीआई 4th पॉइंट कंसीडर करेगा, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट आपने 3 पॉइंट लिखा है उन्हीं के आधार पे आपका इवैल्यूएशन होगा, 4th पॉइंट चेक भी नहीं किया जाता है, इसलिए कभी भी यहां पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपन आते हैं, क्या आप परचेज डिपार्टमेंट को जेआईटी परचेज में जाना चाहिए क्या? तो देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है बेटा। सबसे पहले परचेज कॉस्ट में चेंज आएगा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 80 आप यहां पे करेंगे नॉन जेआईटी में, जबकि जेआईटी में डिमांड तो उतनी ही है 24,000, लेकिन मल्टीप्लाई बाय होगा 80.5। ये पहला पॉइंट। चलिए एक काम करते हैं, यहां पे अपन समय बचाते हुए, ये हो गया बेटा परचेज कॉस्ट। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही केस में 10 रुपी पर ऑर्डर है, लेकिन एक डिफरेंस है। नॉन जेआईटी में दैट इज प्रेजेंट सिस्टम में हम 24 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो 24 इंटू 10, जबकि जेआईटी सिस्टम में हम 120 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिएगा, मतलब लास्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन में भी ये वाला पॉइंट आपको जरूर देख के जाना है। उन्होंने बोला हमें 16% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। जो हम साल भर परचेज करते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई रिपीट, जो हम साल भर परचेज करते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो हम एक टाइम पे परचेज करते हैं वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारा 24/7 365 डेज अ ईयर जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इन्वेस्टमेंट है एक
टाइम पे हमने जितना ऑर्डर प्लेस किया है उसके एवरेज पर जो हमारी कॉस्ट आती है दैट इज द इन्वेस्टमेंट। तो जेआईटी में अगर आप देखेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 2, नॉन जेआईटी में आप चेक करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 2। दोनों में परचेस कॉस्ट अलग अलग है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पर यूनिट भी अलग अलग आएगा। यहां पे 80, यहां पे 80.5, और इसका क्या मतलब है बेटा 0.16 का आप इसको सिंपली 16% करो, क्योंकि उन्होंने बोला है 16% हमें रिटर्न चाहिए। तो 80 रुपी का हमारा इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 16% जब आप करेंगे यू विल गेट द डेटा। ठीक है। अदर कैरिंग कॉस्ट, अदर कैरिंग कॉस्ट में भी सेम चीज बेटा, क्योंकि आप ये रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, जो जस्ट अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 4.5 और 3.2। और लास्ट स्टॉक आउट में 24,000 यूनिट का 0.25%, इस पर 5 रुपए की आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट लगेगी। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है यहां का। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है जो आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है वो हमेशा होल्डिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल पर ध्यान देना है। ये दो चीज अगर आप एक्यूरेटली कर लेते हो, जेआईटी का ये कैलकुलेशन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए, इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। आइए आप, क्वेश्चन नंबर 13 ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट है बेटा। मैं हूं पेज नंबर 138, निकालिए आप पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके स्टडी मैट में भी क्वेश्चन है, यहां पे भी दिया है, फिर भी जस्ट एक टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है तो इसको एक बार कर ही लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है अपने आप में। एक्सपेक्टेड डिमांड है, मैं सेकंड प्रोडक्ट में सेकंड पैरा में सीधा आ रहा हूं। एक्सपेक्टेड डिमांड है 70,000 यूनिट टोटली फॉर ऑल द पीरियड। हमें टोटल 4 पीरियड दिया है, चारों पीरियड की टोटल डिमांड 70,000 यूनिट्स है, चारों पीरियड की मिलाकर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो हर पीरियड की जो डिमांड है वो अलग अलग है। जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ते जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, वेरिएबल कॉस्ट पीरियड 1 और 2 में तो सेम है, लेकिन पीरियड 3rd और 4th में ये डिफरेंट है। ठीक है। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 14 लाख रुपए है सभी पीरियड का मिला के। प्रोडक्शन मैनेजर को अब प्रोडक्शन प्लान डिसाइड करना है, तो उसके पास पहला प्लान है प्रोड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 17,500 यूनिट्स पर पीरियड। ध्यान दीजिएगा, अगर बिना डिमांड को चेक किए आप एक कांस्टेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट ऑलवेज रिलेट टू नॉन जेआईटी सिस्टम, दैट इज ट्रेडिशनल सिस्टम, है ना। क्योंकि यहां पर आपकी डिमांड कुछ भी हो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। 17,500 का डेटा कैसे आया होगा, अगर अपन सोचे 70,000 इनके चारों पीरियड की डिमांड है, जब आप इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको पता लगता है कि 17,500 अगर हम प्रोडक्शन कर देते हैं तो हम चारों पीरियड की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपकी डिमांड है वो कांस्टेंट है, आपकी डिमांड कम ज्यादा हो रही है। आप यहां पे प्रोडक्शन कांस्टेंट कर रहे हो तो यहां पे आपको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ेगा, जिसकी होल्डिंग कॉस्ट आएगी 6.5 एवरेज इन्वेंट्री पर। अगर वो एवरेज इन्वेंट्री नहीं भी बोलता तो भी हम यही मानते। सेकंड प्लान है जेआईटी सिस्टम। जेआईटी सिस्टम सीधा बोलता है कितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही प्रोडक्शन कीजिएगा जितनी आपकी डिमांड पुल हुई हो। आपके पास कैपेसिटी है, आइडल रहने दीजिए, आपको उसको यूटिलाइज नहीं करना है। जितनी डिमांड पुल हुई है उतना ही प्रोडक्शन किया जाएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी है आपकी 18,000 यूनिट्स, है ना। और भी 10,000 यूनिट्स बनाई जा सकती है और भी, लेकिन उसको ओवर टाइम में बनाना पड़ेगा। तो मतलब अगर ओवर टाइम की कैपेसिटी में मिला दूं तो हर पीरियड में मैं 28,000 यूनिट बना सकता हूं। कोई भी पीरियड में मेरी डिमांड 28,000 को एक्सीड नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगी बेटा। ठीक है। बाय चांस मान के चलिए अगर ये 29,000 होता सपोज, है ना, तो जेआईटी सिस्टम में हम पीरियड 4 में सिर्फ 28,000 डिमांड ही फुलफिल कर पाते। जो 1,000 डिमांड जनरेट हुई है, पुल हुई है, लेकिन हम उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो उन 1,000 यूनिट पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती जेआईटी सिस्टम में, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है बेटा। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है बेटा। प्लान 1 जो कि नॉन जेआईटी सिस्टम है, चूंकि आप उसमें मैक्सिमम लिमिट के विद इन ही बना रहे हो तो वहां पे कहीं भी आपका ओवर टाइम कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन आपका पीरियड 3rd और पीरियड 4th में दोनों ही पीरियड में आपको ओवर टाइम कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा। यहां पर 500 यूनिट्स पर
क्यों? क्योंकि 18,000 नॉर्मल कैपेसिटी है, 18,000 के अबाव जो बनाएंगे उस पर आपको ओवर टाइम लगेगा, और यहां पर 7,000 यूनिट्स पर आपको ओवर टाइम कॉस्ट इनकट करना है। ठीक है बेटा। फिर जब भी आप ओवर टाइम करेंगे तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उस पर्टिकुलर पीरियड की, उसका 30% आपको ओवर टाइम का खर्चा इनकट करना है। तो पहला पॉइंट पूछा है, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्लान 1 और प्लान 2 में मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी उसका अमाउंट कितना है। सेकंड पॉइंट, सेविंग इन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बाय जेआईटी सिस्टम, अगर आप जेआईटी लगाते हो तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी। यहां पर बेटा चूंकि ये प्रोडक्शन सिस्टम है तो यहां पर नॉन जेआईटी में ही आपकी होल्डिंग कॉस्ट आना है, जेआईटी में आपकी होल्डिंग कॉस्ट नहीं आ रही है, तो जितनी भी होल्डिंग कॉस्ट आपकी नॉन जेआईटी सिस्टम में आ रही है वह पूरी आपके लिए सेविंग हो जाएगी जेआईटी सिस्टम में। अब इसको करना कैसे बेटा, कैसे निकालेंगे? अब पहले ये डिसाइड कर लीजिए रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। पीरियड 1 में बोला है जीरो ओपनिंग इन्वेंट्री, नहीं भी बोलता तो भी हम अज्यूम करते। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल, क्लोजिंग, हर पीरियड के लिए आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक पहले पीरियड का 0 है, चारों पीरियड का प्रोडक्शन अगर मैं प्लान 1 की बात करूंगा तो ये 17,500 है। सेल आपको दिया हुआ है चारों पीरियड की, एज इट इज लिख दीजिए। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, अगर इन दोनों को जोड़कर अगर मुझे कोई टर्मोलॉजी बोलना है तो मैं बोलूंगा प्रोडक्शन अवेलेबल फॉर सेल, इतना सेल के लिए प्रोडक्शन अवेलेबल है, माइनस अगर मैं उसमें से कर देता हूं कि जो मैंने एक्चुअली यूनिट बेचा हूं तो मुझे पता लग जाएगा इतनी यूनिट मैं बेच सकता था, जिसमें से मैंने इतनी यूनिट बेचा हूं तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता लग जाएगा। और पीरियड 1 का क्लोजिंग पीरियड 2 का ओपनिंग होगा और ऐसे प्रोसीजर चलते जाएगी। तो जो होल्डिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो ना ओपनिंग स्टॉक पर ना क्लोजिंग स्टॉक पर, वो कैलकुलेट करेंगे आप एवरेज स्टॉक पर और डिवाइडेड बाय 2। यहां पे बस एक गलती हो जाती है बेटा, वो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक 0 है पीरियड 1 में, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे ना तो 0 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2 है ना। नहीं तो जब भी 0 आ जाता है अपने को लगता है कि वहां पे कुछ भी नहीं करना है, 8,000 एवरेज ना, 0 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री 4,000 आएगा। हर 4,000 पर आपको 6.5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा। चलिए अब जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, इंस्टीट्यूट का तरीका जो दिया है, मेथोडोलॉजी, वो सही है, बिल्कुल सही है, लॉजिकल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालता, मैं एक काम करता, प्लान 1 में मैं हर पीरियड में 17,500 यूनिट बना रहा हूं, उसके आधार पे कोई भी पीरियड में मैं ओवर टाइम नहीं कर रहा हूं। जैसे 17,500, 17,500, 17,500, 17,500, हर पीरियड की मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो ये जो भी टोटल है ये मेरा आ जाता प्लान 1 में, दैट इज नॉन जेआईटी में टोटल। इसको मैं कंपेयर करता जेआईटी में। जेआईटी में फर्स्ट पीरियड में बनवाता 9,500 इंटू 30, क्योंकि जितना पुल होगी डिमांड उतना ही प्रोडक्शन करूंगा। फिर 17,000 इंटू 30, है ना। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, पीरियड थर्ड में 18,000 पर तो 30 रुपए लगेंगे, लेकिन जो बचा हुआ 500 यूनिट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस पर 30 का 130% लगेगा, मतलब 100% तो एवं ही लगता है, नॉर्मली लगता है, 30% आपको ओवर टाइम कॉस्ट भी लगेगी। सेम अगर आप कैलकुलेशन यहां पे करेंगे फोर्थ पीरियड का, तो 18,000, 30 नहीं, सॉरी बेटा 32.5 है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, 32.5, यहां पे आपका 35 प्लस 7,000 यूनिट्स जो आप ओवर टाइम बनाओगे उस पर आपको 35 का 130% लगेगा। इस प्रकार से आप दोनों टोटल निकाल लीजिए, दोनों टोटल का डिफरेंस आपके लिए इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा। मुझे लगता है पर्सनली ज्यादा सिंपल तरीका है जो आईफे ने यहां पे प्रेजेंट किया उसके मुकाबले, लेकिन वो तरीका भी वैलिड है। अगर वो तरीका आपको एक बार दिमाग में बैठ गया बेटा, गो फॉर दैट मेथड। ठीक है, ये होते बेटा आपके दो क्वेश्चन अपन ने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वो भी जेआईटी से रिलेटेड ही है, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है वो भी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए आप।
क्वेश्चन नंबर 5, आप आएंगे बेटा पेज नंबर 115 में आइए, पेज नंबर 115 या पेज नंबर 114 में आइए, उसमें वहां पे पूरा दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा जस्ट अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया ना बेटा, लगभग पूरा ऐसा ही क्वेश्चन है, पूरा 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 ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पे आपको जेआईटी परचेजिंग भी है, यहां पे आपको जेआईटी प्रोडक्शन भी है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब जेआईटी परचेजिंग होगा तो आप होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जब आप जेआईटी प्रोडक्शन में जाएंगे, वहां पे फिनिश गुड्स पर आप होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। जल्दी से एक बार पैरा पढ़ लेते हैं, नथिंग न्यू। मतलब इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन में देख के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख के आते हैं तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, आप बिल्कुल इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पे बोला है एनुअल कंजम्पशन हमारा 1800 यूनिट्स है, हर यूनिट की प्राइस हमारी 4000 रुपीज है आज की तारीख में। हर ऑर्डर की प्लेस करने की कॉस्ट हमारी 2000 रुपी है, ये कहलाएगा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। और होल्डिंग कॉस्ट हम निकाल लेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 2, एक साल के लिए दिया है मतलब वैलिड है। अगर ये पर मंथ के लिए देता तो पहले मल्टीप्लाई बाय 12 करते, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 80 रुपी हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब यहां पे आईफे ने थोड़ा सा एक चालाकी किया है, एक जो इंटर लेवल का कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, वो आपको यहां पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ईओक्यू इज इक्वल टू 2AOC अंडर रूट। ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी जो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होल अंडर रूट में। इस प्रकार से आप ईओक्यू निकालेंगे। तो ईओक्यू का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो एक क्वेश्चन फिर दिक्कत दे सकता है बेटा, है ना। अब जेआईटी सिस्टम में क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 50% से बढ़ जाएगी करंट लेवल के मुकाबले। मतलब जो 2000 रुपी है वो हमारा बढ़ जाएगा, वो 3000 हो जाएगा। जबकि कैरिंग कॉस्ट हमारी 90% अवॉइड हो जाएगी। मतलब आज जो आपका 4000 मल्टीप्लाई बाय 2% आ रहा है, अब वो हमारा 90% अवॉइड हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक स्टॉक आउट की सिचुएशन बनेगी 5 यूनिट पर, जो 1200 रुपी का हमें कंट्रीब्यूशन लॉस कराएगा, हम वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। फिर इंश्योरेंस कॉस्ट इतने से बच जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट इतने से बच जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे नॉन जेआईटी और जेआईटी में, यू विल गेट द आंसर। और जब जे आप जेआईटी प्रोडक्शन में आएंगे बेटा, जस्ट जो अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया है बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर नॉन जेआईटी में हम कंटिन्यूअसली 150 यूनिट्स बना रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड, बिना डिमांड देखे। तो यहां पर हमारी होल्डिंग कॉस्ट इनकर्ड होगी, जबकि जेआईटी में जितनी डिमांड पुल हुई है उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, ना कम ना ज्यादा। हमारी मैक्सिमम नॉर्मल कैपेसिटी है 150 यूनिट। तो पीरियड 1 में हमें ओवरटाइम नहीं करना है, पीरियड 2 में जरूर हमें ओवरटाइम करना पड़ेगा 10 यूनिट्स के लिए, पीरियड 3 में ओवरटाइम नहीं करना है जेआईटी में, पीरियड 4 में ओवरटाइम करना पड़ेगा 30 यूनिट्स के लिए। तो सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया, ठीक है बेटा। तो इसमें अपन अपना समय नहीं देते, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपके पास एक कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 10 में, कि आप वहां पे फाइंड आउट करेंगे कि क्या कौन सा आपके लिए वैल्यू एडेड टाइम है, कौन सा आपके लिए नॉन वैल्यू एडेड टाइम है, उसके आधार पे जो क्वेश्चन है। जो इसका पहला रिक्वायरमेंट पार्ट है बेटा, जो मैंने केस सिनारियो बोल सकते हैं अपन आरटीपी का, जहां पे वो था अल्गोरिथम वाला, कुछ याद आ रहा है बेटा, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। तो जो पहला पार्ट है वो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग की थ्योरी है। बहुत डिटेल में मैंने जो आरटीपी मई 2021 है उसमें सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का जो केस स्टडी अपलोड किया उसमें बहुत डिटेल में अवेलेबल है। सेकंड पार्ट अपने आप में बहुत सिंपल है बेटा, यहां पे बस आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए जो आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 10 में, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, जिसको यहां पे एक और नाम बोला गया प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी। तो एक अपडेशन है आपके लिए, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का दूसरा नाम प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी है। चैप्टर नंबर 10 में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, आप ये चेक करते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में टोटल जितना भी टाइम आपका लगा है उसमें से वैल्यू एडेड कितना टाइम है, नॉन वैल्यू एडेड कितना टाइम है।
तो अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी सपोज 30% आती है, इसका मतलब वॉट एवर टाइम if required for production, out of that production only 30% is value added, remaining 70% is non value added. तो यहां पर इनका टारगेट है कि हमें कम से कम 15% मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट चाहिए. अब उस चैप्टर नंबर 10 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया था कि जब आप वैल्यू एडेड टाइम और नॉन वैल्यू एडेड टाइम देखेंगे तो सिर्फ एक ही आपके लिए वैल्यू एडेड टाइम होता है, दैट इज प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग टाइम को उन्होंने वहां पे डिफाइन किया था ऐसा समय जिस समय रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कन्वर्शन स्टेज जहां पे हो रही है वो प्रोसेसिंग टाइम है, वही आपके लिए वैल्यू एडेड है. बाकी जो 7 टाइप ऑफ वेस्ट है वो सब आपके लिए नॉन वैल्यू एडेड कहलाएगा. तो जब आप यहां पे देखेंगे इट इज अ नॉन वैल्यू एडेड मूविंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, कस्टमर को कहीं भी इससे वैल्यू एडिशन नहीं मिलता है. कस्टमर के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है वह आपके लिए वैल्यू एडेड टाइम है. तो एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आप निकालेंगे बिफोर, एक निकालेंगे आप आफ्टर. अब एक बहुत अच्छा केस बेटा है ना, बहुत अच्छा पॉइंट. जब आप मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा आपका 32% और 44.44%, जबकि उन्होंने बोला है मिनिमम उन्हें 15% इंप्रूवमेंट चाहिए. तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आ रहा है 12.44. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, ये जो आपने कंपैरिजन किया है बेटा ये एब्सोल्यूट टर्म्स में किया है, न कि रिलेटिव टर्म्स में किया है. जब आप इस 12.44 को बेस बनाएंगे 32% का और निकालेंगे कितने परसेंट इंप्रूवमेंट आया है तो आपको पता लगेगा 38.87% रिलेटिव टर्म्स में इंप्रूवमेंट है, जबकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 15%. इसलिए सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी. ठीक है बेटा, चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा चैप्टर नंबर 3. कुछ अपन अब कल जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा वो मैं करूंगा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड. उसमें कुछ स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन भी है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 या 2 ही केस स्टडीज है उसमें. तो अपन कल वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को डील करेंगे बेटा. ठीक है, चलिए तो आज के आनंद की जय.